have already discussed in our last session about the financial statements. Means what are financial statement, why do we need to understand a financial statement and so on. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, right? लास्ट क्लास में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं. So you already are aware of what is a financial statement and so on. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर एनी कंपनी, राइट? ये चीजें हमें पता है. But today we'll be discussing about various key terms that are used in financial statements. Means while doing this chapter, while doing the sums and so, we will be discussing or we will be dealing with so many types of terms. So we need to understand all these terms because it will be used in this chapter again and again. And anyway, you will also get a lot of theories from this chapter. So it is better you understand all these terms very well. Fine. In the balance sheet, financial statement will definitely composed of what? Financial statements में क्या होता है? एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट. ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए. फाइन. सो बैलेंस शीट के ये जो कुछ टर्म्स है, I know you must be knowing it, but just एक brief recap हम लोग कर लेते हैं. So balance sheet का जो left side होता है जहाँ पे equity and liabilities होती है, उसमें first हम लोग क्या देते हैं? shareholders fund. So what is shareholders fund? ये first term है shareholders fund. मतलब ही है कि कंपनी के लिए ये एक liability है जहाँ पे शेयर होल्डर्स का फंड कंपनी ने लिया हुआ है. शेयर होल्डर्स फंड मतलब क्या हुआ? कंपनी में जो शेयर होल्डर्स के फंड्स रेज किए हैं. तो कंपनी शेयर होल्डर्स से फंड कैसे रेज करती है? थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर्स और एनीथिंग. मींस if as a company if I raise capital, if I raise fund from the shareholder, then definitely I have to give them something. मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसके आगे. So shareholders funds are the funds belonging to the shareholders of the company. तो शेयर होल्डर्स फंड क्या है? जो कि शेयर होल्डर्स के फंड है जो कंपनी ने लिए हैं उनसे. दे कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स. मतलब कंपनी ने अपनी कंपनी का शेयर देकर फंड रेज किया है या कुछ वारंट्स देकर फंड रेज किया. मतलब सिंपल सी बात है, ये शेयर होल्डर का फंड है जो कंपनी यूटिलाइज कर रही है. ठीक है. तो ये एक लायबिलिटी है कंपनी के लिए. शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स के फंड में हम लोग ये तीन चीज दिखाते हैं. फर्स्ट हो गई शेयर कैपिटल. इट इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी एज कैपिटल. इट इंक्लूड्स बोथ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल क्या है? सीधी सी बात है, कंपनी अपने जो पोर्शन है, अपने जो शेयर हैं उसको बेचकर, उसको शेयर होल्डर्स को बेचकर जो कैपिटल रेज कर रही है अपनी कंपनी के लिए, तो वो कैपिटल, द कैपिटल विच इज रेज्ड बाय इशुएंस ऑफ शेयर इन द मार्केट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल. ये दोनों ही हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसको जनरल शेयर कैपिटल बोलते हैं एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस क्या है? जहां पर हर एक चीज को प्रेफरेंशियल राइट. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू किया गया है, और प्रेफरेंस वाले जो शेयर होल्डर्स हैं डेफिनेटली दे गेट प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर. उनको हर एक चीज में प्रेफरेंस मिलती है. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस. अभी नेक्स्ट टर्म शेयर होल्डर्स फंड में हमने शेयर कैपिटल दिखाया. अब इसके बाद हम लोग दिखाते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिजर्व्स. अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स क्या हो गया? रिजर्व, एक रिजर्व क्रिएट करना. मतलब हम एक प्रॉफिट एंड लॉस से जो हमारा प्रॉफिट का पोर्शन बचता है हम लोग उसको रिजर्व के रूप में रख देते हैं. या हमारे ऐसे भी हम एक एक्स्ट्रा रिजर्व रख दिए, लाइक रिजर्व फॉर स्पेसिफिक सब फंड. सो इट इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल और अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम. देखो दोनों चीजें रिजर्व के रूप में रखते हैं. एक हो गया हम अपनी प्रॉफिट का पोर्शन हम लोग रख रहे हैं एज रिजर्व, और सेकंड हो गई तुम्हारी अमाउंट रिसीव्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम. जब शेयर्स इशू की जाती है प्रीमियम में, तो प्रीमियम का जो पैसा है उसको भी हम रखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रूप में. ठीक है, दोनों ही हो गया रिजर्व. अ रिजर्व में भी फ्री रिजर्व और कमिटेड रिजर्व. फ्री रिजर्व मतलब जस्ट एक रिजर्व रखा हुआ है, पैसे रखे हैं एक्स्ट्रा. और कमिटेड रिजर्व मतलब रिजर्व फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जैसे रिजर्व फॉर हम प्रपोज डिविडेंड रख रहे हैं, रिजर्व फॉर बोनस रख रहे हैं, कोई भी चीज के लिए आप एक स्पेसिफिक रिजर्व रख लो.
Then comes the surplus. Surplus मतलब भी पता है हमें कि surplus, extra. It is the amount of accumulated profit which may be appropriated towards reserve or for payment of dividend. मतलब सारे खर्चे हमने कर लिए, पैसे आए, रेवेन्यू से हमने सारे एक्सपेंडिचर माइनस किए, accumulated profit है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसे है, सरप्लस है, जिसको हम लोग अप्रोप्रिएटली यूज कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट मतलब तुम बोल सकते हो एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स रिजर्व, रिजर्व में उसको डाला जा सकता है, या तो उसको हम लोग पेमेंट ऑफ डिविडेंड के लिए रखते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इज एक्चुअली शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब क्या बोलते हैं डिविडेंड क्या होता है? जब हम हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को तो एक प्रॉफिट, जो हमारी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो प्रॉफिट किस रूप में देगी? शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली द इन्वेस्टर्स और दे आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, राइट, ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो उनको प्रॉफिट की जो हिस्सेदारी है वो किस तरीके से मिलेगी? वो उनको डिविडेंड के रूप में दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। इट इज द अमाउंट रिसीव। देखो हमने क्या क्या पढ़ा इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इज शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर हमने पढ़ा शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व्स पढ़ा, सरप्लस पढ़ा, एंड थर्ड वन इज दैट इज ए बी पढ़ लिया, सी इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। It is the amount received against share warrants. Share warrants are the financial instrument which gives the holder the right to acquire equity shares in the company at a specified date and at a specified rate. तो शेयर वारंट्स क्या होता है? शेयर वारंट्स भी कंपनी इशू करती है। शेयर वारंट्स दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे डिबेंचर्स होता है, बॉन्ड्स होता है, वैसे शेयर वारंट्स होता है, ठीक है। अभी शेयर वारंट मैंने परचेस कर ली किसी कंपनी की, तो उसमें लिखा रहता है कि आई एम एंटाइटल्ड टू परचेस दिस मच अमाउंट ऑफ शेयर एट सम स्पेसिफिक डेट एट स्पेसिफिक प्राइस। एक स्पेसिफिक प्राइस दे दिया गया। अब हो सकता है मार्केट प्राइस, जिस मे बी आज से 6 महीने बाद में शेयर परचेस करने की डेट है, और आज से 6 मंथ बाद उस शेयर, वो मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो बढ़ सकती है, बट मुझे स्पेसिफिक रेट में मिलेगा जो शेयर वारंट में लिखा होगा। इज दिस क्लियर? ये वाला पोर्शन क्लियर है? शेयर होल्डर्स फंड का क्लियर है पोर्शन? हाँ क्लियर है। ओके, सेकेंड पॉइंट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट? मतलब जो जब कंपनी, जैसे आईपीओ, हम एक कंपनी आईपीओ लॉ इशू कर रही है, या कंपनी एक अपने शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में, तो उस टाइम में बहुत सारे शेयर होल्डर्स, जिसको हम सब्सक्राइबर्स भी बोलते हैं, दे विल अप्लाई, वो अप्लाई करेंगे ना कि हमें भाई शेयर चाहिए, हमें शेयर परचेज करना है, तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आएंगी। तो वो जो एप्लीकेशंस आएंगी तो उसका एक एप्लीकेशन के संग एक पैसे आएंगे, क्योंकि सीधी अलॉटमेंट तो नहीं हो जाती कि मैंने एक कंपनी में शेयर परचेस करने के लिए एप्लीकेशन किया और मेरे ऊपर अलॉटमेंट हो गई, उसका एक प्रोसेस है। सो शेयर एप्लीकेशन मनी ये क्या हो गया? जब अप्लाई करे शेयर होल्डर्स तो एक अमाउंट ऑफ मनी दे आर पेइंग, it is the amount received as share application and against which the company will make allotment. तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने या बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने जो अप्लाई किया है, जैसे एक शेयर का दाम 10 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम हो सकता है उस शेयर के लिए पर्टिकुलर मैं 2 रुपया करके देना है, एप्लीकेशन मनी है 2 रुपया पर शेयर। अब जितना मैं अप्लाई करूंगी या जितने भी शेयर होल्डर्स अप्लाई करें, कोई 100 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 200 के लिए, कोई 1000 के लिए, डिपेंड करता है, तो वो इंटू 2 जो एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन के टाइम जितने पैसे देने उसके हिसाब से वो अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया शेयर एप्लीकेशन मनी। तो पेंडिंग अलॉटमेंट, उसकी अलॉटमेंट बाकी है, वो जस्ट एप्लीकेशन हुआ। नाउ थर्ड आइटम इन योर लायबिलिटी सेक्शन इज इक्विटी एंड लायबिलिटी सेक्शन में जो थर्ड आइटम हम पढ़ रहे हैं दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज। हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स फंड, देन शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड आइटम इज नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब ही समझ में आ रहा है कि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगी, ये करंट लायबिलिटीज नहीं है। जब हम लोग करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स की बात करते हैं तो उसका जो टेन्योर होता है टू कंसिडर दिस एज लायबिलिटी और एसेट, वो 1 साल के पीरियड का अंदर होता है, ये याद रखना। जब करंट टर्म यूज करेंगे, करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट, करंट लायबिलिटी मतलब विच ड्यूज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और करंट एसेट मतलब जो मुझे पेमेंट आने वाली है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का गैप, एक साल का टाइम, पर जो नॉन करंट है मतलब वो लॉन्ग टर्म हो गई।
Non-current liabilities are defined in Schedule 3 of the Companies Act 2013 as those liabilities which are not current liability. तो as per Companies Act Schedule 3 के हिसाब से Companies Act 2013 में define किया गया है non-current liabilities क्या है जो कि current नहीं है. These are sub-classified into long-term borrowings, deferred tax liabilities which is net, long-term liabilities and long-term provisions. तो non-current liabilities कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डेफिनेटली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है तो वो करंट लायबिलिटीज तो हो ही नहीं सकती. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, एक कंपनी जब लंबे टाइम के लिए उधार ले रहा है, बोरोइंग्स हो रही है ना, मार्केट से उधार ले रहा है या बैंक से ले रहा है, एनीथिंग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर द बोरोइंग्स व्हिच एज ऑन द डेट ऑफ बोरोइंग्स आर रीपेबल after more than 12 months from the date of the balance sheet or after the period of operating cycle. किसी भी ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसके बाद पेमेंट करना या 12 महीने बाद, मतलब एक साल का, एक साल से ज्यादा जो भी आ गया वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गए. ठीक है. नेक्स्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. ये टर्म भी बार बार सुनने मिलेगा. It is the amount of tax on the temporary difference between the accounting income and taxable income. It is only a book entry and not actual liability. It arises when accounting income is more than the taxable income. अब ये क्या होता है? Deferred tax liabilities. ये एक temporary difference है between the accounting income and taxable income. हमारी जो accounting income है और taxable income दोनों में difference है. तो ये एक टेम्पररी डिफरेंस होता है और हमारी एक टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है, हमें एक पेमेंट करना होता है, राइट. तो वो एक क्रिएट हो गई, वो लायबिलिटी क्रिएट हो गई. तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी अकाउंटिंग इनकम ज्यादा होती है देन द टैक्सेबल इनकम, तो हमारी एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है. डेफर्ड मतलब डीले, वो अभी पेमेंट नहीं करी लेकिन मुझे बाद में पेमेंट करना है. जैसे मैंने एक टैक्स पेमेंट कर दिया, अभी मैंने एक लमसम एक अमाउंट ऑफ टैक्स पेमेंट कर दिया, पर मेरा जो एक्चुअल टैक्स है वो थोड़ा और ज्यादा होने का बात है. ठीक है, देन दी अभी का जो टैक्स मैं पेमेंट कर रही हूँ, तो जो एक्चुअल टैक्स है वो ज्यादा होने की बात है. तो मेरे लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, नेट एक लायबिलिटी क्रिएट होती जाएगी जो कि मुझे बाद में पेमेंट करना होगा. तो ये तीन टर्म को समझ लो. डेफर्ड मतलब डीले, लेट से. टैक्स लायबिलिटीज तो समझ रही हो कि टैक्स की पेमेंट करनी, वो हो गई टैक्स लायबिलिटीज. क्लियर. नेक्स्ट इज अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. They are the long term liabilities other than long term borrowings of the company. कंपनी के अदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को छोड़ के कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अगर है उसको हम बोलते हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. फाइन. नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. प्रोविजंस मतलब क्या? जैसे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं वैसे ही एक प्रोविजंस बनाते हैं. अभी अंतर क्या होता है, जैसे रिजर्व हम करते हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है उसको भी हम रिजर्व के रूप में रखते हैं, या जो हमारी जो सरप्लस है, सरप्लस से रह गया एक्स्ट्रा, हम उसको रिजर्व में रख दिए. बट प्रोविजन जो वो हम पहले ही बना लेते हैं. These are the provisions for liabilities that will be payable after 12 months from the date of balance sheet. मतलब ये long term provisions है. ये provisions like मैं provisions for depreciation रख रही हूँ तो वो एक साल के अंदर हो गया. बट मैं provisions for proposed dividend या provisions for further एक capital acquisition या ऐसा कुछ रख रही हूँ. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए जब हम रख रहे हैं कोई चीज तो वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन. ओके, इज दिस क्लियर? ये दो पॉइंट क्लियर है. बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का हमने पढ़ा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज. ये तीन पॉइंट हमने पढ़ा. यहाँ तक क्लियर है? फिर मैं करंट लायबिलिटीज में जाऊंगी. हाँ क्लियर है. ओके, नेक्स्ट पोर्शन इज करंट लायबिलिटीज. अब करंट लायबिलिटीज क्या है? डेफिनेटली जो अभी हम लोगों ने बात की, जैसे करंट लायबिलिटीज जो कि नॉर्मल हमारे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर काम करती है, जो मुझे पेमेंट करनी है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year और विद इन अ पीरियड ऑफ माय ऑपरेटिंग साइकिल. Current liabilities are those liabilities which are expected to be settled in company's normal operating cycle or due to be settled within 12 months after the reporting date. मतलब रिपोर्टिंग डेट जैसे बैलेंस शीट 31 मार्च को खत्म हुई मेरी, मैंने प्रिपेयर किया, उसके 12 महीने के अंदर मुझे पेमेंट करनी है. Held primarily for the purpose of being traded. अभी करंट लायबिलिटीज क्यों होती है? जैसे स्पेसिफिक फॉर एनीथिंग यू आर ट्रेडिंग ऑन, और जिस चीज का बिजनेस हम करते हैं उसके लिए ही ये करंट लायबिलिटी है. जैसे मेरे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है फॉर रॉ मटेरियल्स एंड ऑल, तो वो करंट लायबिलिटीज हो गई क्योंकि मुझे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही उसकी पेमेंट करनी है.
There is no unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date. इसके लिए कोई unconditional rights नहीं defer करनी होती है हमें, मतलब इसके लिए current liabilities है तो इसमें विदिन 12 मंथ्स मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा रखना नहीं होता, सिक्योरिटी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज में। अब आ गया नेक्स्ट टर्म इज ऑपरेटिंग साइकिल। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे विच इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है, जब हम एक बिजनेस में कैश लगा रहे हैं और जब तक वो कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट नहीं हो जाए, जैसे एग्जाम्पल ले लो, तुम्हारे पापा की दवाई की दुकान है, ठीक है। अब दवाई की दुकान में एक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, मे बी 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख व्हाटएवर, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए लगता है। देन दे परचेज मेडिसिन एंड सो ऑन, जो भी उसमें लगा बिजनेस में, ठीक है। बिजनेस में जब लगा, अब वो एक साइकिल के रूप में चलेगा। हमने पैसे लगाए, कैश लगाया, कैश लगाने के बाद डेफिनेटली हमने परचेज किया सम गुड्स और सम आइटम्स टू बी ट्रेडेड, जैसे तुम्हारे पापा ने मेडिसिन वगैरह या व्हाटएवर जो भी रिक्विजिटी चीजें होती है वो उन्होंने खरीदी। अब खरीद के संग संग कैश टू कैश में कन्वर्शन नहीं हो गया, फिर वो सामान धीरे धीरे करके बिका, बिकने के बाद कैश में कन्वर्शन हुई पैसे की। तो ये जो कैश टू कैश कन्वर्शन का साइकिल है, नॉर्मली ये हर बिजनेस के लिए अलग अलग होगा, इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। ये कैश टू कैश कन्वर्शन साइकिल जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। वे दी देखो, it is the time between the acquisition of assets for processing and their realization into cash and cash equivalent. Where the operating cycle cannot be identified, it is assumed to be of a period of 12 months. अब देखो, जिस बिजनेस में हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल को समझ नहीं पा रहे या आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। जैसे एग्जांपल फॉर मैं अपने ट्यूशंस के बारे में बात करूं, तो ट्यूशंस में हमारा कैश टू कैश कन्वर्शन साइकिल होता ही नहीं है, तो इट इज अज्यूम्ड टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, ठीक है। अब देखो, मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे आप मैं एक कपड़े की फैक्ट्री डाल रही हूँ, वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम एक कपड़े की फैक्ट्री डाल रहे हैं तो हम कुछ पहले मशीनरी वगैरह खरीदा, फैक्ट्री पूरा सेटअप किया, पूरा मशीनरी वगैरह इंस्टॉल किया, लेबर वगैरह लगाया, देन मैंने रॉ मटेरियल्स परचेज किया, रॉ मटेरियल्स परचेज करने के बाद वो प्रोसेसिंग में गया। अब ऐसा नहीं है कि रॉ मटेरियल जो कॉटन या सिंथेटिक लाइनन वो व्हाटएवर वी परचेज, तो वो मैंने आज डाला और आज के आज कपड़े बन गए, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली उसके कुछ साइकिल होंगे। जब आप फैक्ट्री प्रोडक्शन में जाओगे तो प्रोडक्शन में देखोगे बहुत सारी मशीनरीज है, तो जो रॉ मटेरियल्स हम डाल रहे हैं पहले उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स रहेंगे। इज दिस क्लियर? मेरा स्क्रीन विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अनम्यूट योरसेल्फ एंड से माय स्क्रीन इज विजिबल ना? ओके, चलो। तो ऑपरेटिंग साइकिल जैसे हम बात कर रहे थे, ऑपरेटिंग साइकिल जैसे एक फैक्ट्री की बात करी थी मैं, तो आज मैंने रॉ मटेरियल्स डाला और आज के आज कन्वर्ट हो गया इनटू फिनिश गुड्स, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होता है, हम रॉ मटेरियल्स डाल रहे हैं, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स देखोगे कि जब आप फैक्ट्री चला रहे हो, उसमें आज के डेट में आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स है, कुछ WIP दैट इज वर्क इन प्रोसेस, मतलब कुछ जो कॉटन वगैरह है वो प्रोसेसिंग में चल रही है, कुछ आधे कपड़े बने हैं, कुछ सूता में ही कन्वर्ट हुआ है, कुछ फिनिश गुड्स हो गया। तो अल्टीमेटली ये कैश मैंने डाला बिजनेस में और कल की डेट में कैश आ जाएगा, ऐसा नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो जो कपड़े बनेंगे, कपड़े बन के फिर मार्केट में जाएंगे, मार्केट में भी देन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से फिर कंज्यूमर, तो अब वहां से फिर कैश आएगा। तो कैश इतने सारे स्टेजेस क्रॉस करके फिर मेरे पास आएगा। तो ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेस का अलग अलग होगा। इट कुड बी 30 डेज, 40 डेज, 60 डेज, 1 ईयर, डिपेंड करती है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना। ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बिजनेसेस। हमने ये पढ़ लिया करंट लायबिलिटीज, इसको तो समझ लिया हमने। अच्छा, हमने नॉन करंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पढ़ी थी ना। नॉन करंट लायबिलिटीज हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था। फोर्थ करंट लायबिलिटीज पढ़ी थी, ऑपरेटिंग साइकिल। अभी करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। करंट लायबिलिटीज में ही हम पढ़ रहे हैं
ये ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट वाज जस्ट टू एक्सप्लेन. अब करंट लायबिलिटीज का ही हम लोग एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं. नॉन करंट लायबिलिटीज हम पढ़ चुके हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू करंट लायबिलिटीज. नाउ करंट लायबिलिटीज आर क्लासिफाइड इनटू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब सीधी सी बात है, जो कंपनी बोरो कर रही है टू बी रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. एक साल के अंदर वो पेमेंट कर देनी है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसकी पेमेंट करनी है. Trade payables, these are amount payable within the period of 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle of goods purchased or services taken in the ordinary course of business. It includes bills payable and sundry creditors. Trade payables क्या होता है? Trade payables मतलब जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आवर ऑपरेटिंग साइकिल जो क्रेडिटर्स बनते हैं जिसका पेमेंट मुझे कर देना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स क्योंकि हमने रॉ मटेरियल परचेज किए तो सारे कैश में तो नहीं करते, कुछ उधार में करते हैं, तो उसका बिल्स पेएबल वगैरह बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स. ठीक है. अदर करंट लायबिलिटीज, दीज आर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज अदर देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ठीक है. नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. अब प्रोविजंस भी जैसे हमने लॉन्ग टर्म में पढ़ा वैसे ही शॉर्ट टर्म में भी प्रोविजंस होता है. These are provisions for liabilities that will be payable within 12 months from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. ये provisions. तो हमने जो जो पॉइंट पढ़ा एक बार रिवाइज कर ले. बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के पॉइंट्स हमने पढ़े. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड इज क्लियर. उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. नेक्स्ट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. Then third is non-current liabilities. Non-current liabilities में हमने पढ़ा long-term borrowings, deferred tax liabilities, other long-term liabilities and long-term provisions. Current liabilities क्या है? Operating cycle क्या है? वो हमने देखा. अब current liabilities में क्या क्या है? Short-term borrowings, trade payables, other current liabilities and short-term provisions.